दोस्तों, यह कहानी है सिनिचिरो कियामा नाम के एक लड़के की। एक ऐसा इंसान जिसके पास एक अजीब और दर्दनाक शक्ति है। वह किसी को देखकर यह जान सकता है कि उसकी मौत कब और कैसे होने वाली है। सुनने में तो यह वरदान लगता है, लेकिन असल में यह एक ऐसा श्राप है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक दर्दनाक प्लेन क्रैश से। चारों तरफ चीख पुकार और मलबा दिख रहा है, लेकिन मलबे के बीच एक छोटा बच्चा जिंदा है। उसकी आंखें बेतहाशा अपने माता पिता को ढूंढ रही हैं, लेकिन शायद वे इस हादसे में हमेशा के लिए खो चुके हैं। तभी उसे एक लड़के की कमजोर सी आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रही है। वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वह खुद भी बहुत छोटा है। न तो उसको ताकत है, न समझ के क्या करे। तभी प्लेन का एक भारी हिस्सा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और यहीं पर सीन कट होता है। कहानी अब सालों आगे बढ़ती है। वह लड़का सिनिचिरो अब जवान हो चुका है और एक कार गैराज में काम करता है। गैराज के मालिक तत्सुया उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं और सिनिचिरो भी उनमें अपने खोए पिता की छवि देखता है। तत्सुया जल्दी एक दूसरा गैराज खोलने वाला है और चाहते हैं कि सिनिचिरो उसका मैनेजर बने, लेकिन सिनिचिरो खुद पर इतना भरोसा नहीं करता और यह ऑफर ठुकरा देता है। फिर भी तत्सुया उसे सोचने का समय देते हैं। उनकी बेटी मिसाको भी मानती है कि यह जिम्मेदारी सिर्फ सिनिचिरो को ही मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ गैराज में काम करने वाला कांदा उससे चलता है, क्योंकि तत्सुया हमेशा सिनिचिरो को ज्यादा अहमियत देते हैं। आज भी वह गुस्से में उसे धक्का देता है, जिससे उसका मोबाइल गिरकर टूट जाता है। काम खत्म होने के बाद सिनिचिरो अपना फोन ठीक करवाने एक मोबाइल शॉप पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक मुस्कुराती खुश मिजाज लड़की आओई से। वह कहती है कि फोन का मॉडल पुराना है, पार्ट्स मिलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वह किसी तरह फोन ठीक कर देती है। उसी रात सिनिचिरो अपने ठीक हुए फोन को देखता है और अनजाने में आओई को याद करता है। अगले दिन वह काम पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में उसके बगल खड़े एक आदमी के हाथ अचानक पारदर्शी होने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस प्लेन क्रैश के दिन से ही सिनिचिरो के पास यह शक्ति है कि वह किसी की आने वाली मौत को देख सकते। लेकिन इस आदमी को देखकर भी वह कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। उस दिन भी मिसाको उसे मैनेजर की पोस्ट के लिए मनाती है, लेकिन सिनिचिरो कोई साफ जवाब नहीं देता। रात को वह फिर उसी मोबाइल शॉप के सामने से गुजरता है, जैसे ही उसकी नजरें अब भी आओई को ढूंढ रही हों। तभी एक अजनबी उससे टकराता है। जिज्ञासावश सिनिचिरो उसका पीछा करता है और कुछ ही दूर जाकर देखता है एक कार उसे टक्कर मारकर निकल जाती है। यह देखकर वह बेचैन हो जाता है कि वह चाहकर भी किसी की मौत रोक नहीं सकता। अगले दिन वह मिसाको से पूछता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत हो जिससे तुम जान सको कि कौन कब मरेगा, तो तुम क्या करोगे? मिसाको बिना सोचे कहती है, ये ताकत नहीं, एक अभिशाप है, मैं इसे कभी नहीं चाहूंगी। उसी दिन उसका मोबाइल फिर से खराब हो जाता है और वह दोबारा आओई के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि आओई के हाथ भी धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे हैं। डर और बेचैनी में वह तय करता है कि उसे हर हाल में बचाना हो। शाम को आओई को मिलने बुलाता है। पहले तो आओई हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार पास के काफी शॉप में मिलने के लिए मान जाती है। सिनिचिरो की आंखों में खुशी झलक उठती है जब वह देखता है कि आओई के हाथ फिर से सामान्य हो गए हैं। आओई मुस्कुराकर पूछती है, तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया? सिनिचिरो हिम्मत करके कहता है, मेरे पास एक शक्ति है, मैं लोगों की मौत पहले से देख सकता हूँ। वह जानता था कि आओई शायद उस पर यकीन ना करे, इसलिए बिना कुछ और कहे बस माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। काफी शॉप से निकलने के बाद सिनिचिरो घर की ओर जा रहा था जब अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और किसी तरह घर पर पहुंचाया। अगली सुबह जैसे उसकी सोच बदल चुकी हो, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ तत्सुया के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं मैनेजर बनने के लिए तैयार हूँ। उस दिन वह देर रात तक गैराज में रुककर काम करता रहा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। आओई वहां खड़ी थी। सिनिचिरो हैरान रह गया, तुम यहाँ? आओई मुस्कुराई, मैंने तुम्हारा एड्रेस दुकान से लिया, एक जरूरी बात थी। काफी के कप के साथ बैठते हुए उसने टेबल पर एक अखबार रखा और कहा, कल रात मेरे स्टोर के पास वाली फैक्ट्री पर हमला हुआ, कई लोग मारे गए और मैं भी उनमें हो सकती थी। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन फिर उसने कहा कि उस रात तुमने मुझे वहां से बुला लिया, तुमने मेरी जान बचा ली। वह बोली, तुम्हारा वो भविष्य देखने वाली बात अब मुझे सच लग रही है। शुक्रिया सिनिचिरो। सिनिचिरो ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत झलक रही थी। अगले दिन मिसाको दुकान में आई और पहली नजर में समझ गई कल रात यहाँ कोई था। कौन आई थी? उसने सीधे पूछा। सिनिचिरो ने बिना झिझके सारा सच बता दिया।
मिसाको खुश हुई क्योंकि वह पहली बार था जब सिनिचरो ने किसी के करीब आने दिया था, वरना उसने तो हमेशा अपने आसपास दीवारें खड़ी कर रखी थी। यही हमें एक छोटा सा अतीत दिखाया जाता है। तभी गैराज में मारिको नाम की लड़की काम करती थी। वह सिनिचरो को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। आहत होकर मारिको एक अमीर ग्राहक के साथ चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। गैराज में तस्वीर की तेज आवाज गूंज रही थी। वह कांदा पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वह उनकी अनुमति के बिना किसी ग्राहक की कार लेकर डेट पर गया था। हल्दी मानने के बजाय कांदा ने उल्टा सिनिचरो और तस्वीर पर चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में सिनिचरो को धक्का भी दिया। तस्वीर ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और नौकरी से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही कांदा गया, सिनिचरो की नजर तस्वीर के हाथों पर पड़ी। वे धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। यह साफ था उसकी जान खतरे में थी। तस्वीर उसके पिता जैसे थे, इसलिए सिनिचरो ने तय किया कि वह उन्हें हर हाल में बचाएगा। उस शाम उसने तस्वीर को डिनर पर चलने के लिए कहा। दोनों पैदल रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़े और सिनिचरो की आंखें हर वक्त उनके आसपास घूम रही थी। अचानक अंधेरी गली से कांदा लोहे की रॉड लेकर तस्वीर पर झपटा। सिनिचरो बिजली की तरह आगे बढ़ा और बीच में आ गया। तस्वीर की जान बच गई, लेकिन अगले ही पल सिनिचरो के सीने में दर्द उठा। उसे दिल का दौरा पड़ा। जब उसने आंखें खोली, वह अस्पताल में था। मिसाको ने बताया, पापा ने कांदा को माफ कर दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर टोकियो ने उसकी जांच की और कहा शायद ये सिर्फ स्ट्रेस था। इसी बीच सिनिचरो ने एक छोटी बच्ची को देखा। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। वह उठकर उसका पीछा करने लगा, लेकिन टोकियो ने उसे रोक लिया। तुमने भी देखा है ना, वो बच्ची गायब हो रही थी। दोनों अस्पताल की छत पर पहुंचे, जहां टोकियो ने सच बताया। मेरे पास भी ये शक्ति है, इसे कहते हैं फॉर्चूनाज आई। लेकिन याद रखो, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। हमें किसी की किस्मत के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। अगर तुम मौत को रोकने की कोशिश करते हो तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है। तुम्हारा दिल का दौरा शायद उसी का नतीजा है। डॉक्टर टाकियो की चेतावनी के बाद सिनिचरो पूरे रास्ते उनके शब्दों को मन में दोहराता रहा, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। लेकिन अगले दिन उसका दिल आओई की ओर खींचता है। उसने उसे मिलने बुलाया और अचानक अपने दिल की बात कह दी। आओई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आओई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहां से चली गई। सिनिचरो का दिल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन चमत्कार अगले ही दिन हुआ। आओई ने हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ और उनका रिश्ता गहराता चला गया। इसी बीच कांदा गैराज में वापस काम मांगने आया। सिनिचरो ने उसकी सिफारिश की और तत्सिया ने उसे दोबारा रख लिया। कांदा ने दोनों का आभार जताया, जैसे उसके भीतर का गुस्सा कहीं खो गया हो। कुछ दिन बाद सिनिचरो ने आओई के लिए एक जोड़ी रिंग खरीदी। उसी दिन वह अस्पताल में चेकअप के लिए भी गया, जहां डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर अगली बार हार्ट अटैक आया तो शायद बचाना नामुमकिन होगा। गैराज लौटने पर वहां एक आदमी कार रिपेयर के लिए आया। वह मारिको का बॉयफ्रेंड था। सिनिचरो ने मारिको के बारे में पूछा, लेकिन उसने मारिको के लिए अपमानजनक बातें कहीं और सिनिचरो को भी बुरा भला कहा। सिनिचरो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन जब वह आदमी अपनी गाड़ी लेने आया, सिनिचरो ने देखा उसका शरीर पारदर्शी हो रहा था, मतलब उसकी मौत करीब थी। लेकिन इस बार सिनिचरो ने कुछ न करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद वह उस आदमी के अंतिम संस्कार में गया। वहां उसकी छोटी बेटी अपने पिता के लिए फूट फूट कर रो रही थी। इससे उसके दिल में उतर गया। प्लेन क्रैश वाली वो छोटी लड़की जिसे वह बचा नहीं पाया था, उसकी यादें फिर से ताजा हो गई। अगले दिन हताश होकर वह पार्क में बैठा रहा। पास ही किंडरगार्टन के बच्चे अपनी टीचर के साथ खेल रहे थे। एक बच्ची गेंद लेने उसके पास आई, लेकिन उसका शरीर में धीरे धीरे गायब हो रहा था और फिर बाकी बच्चों का, यहाँ तक कि टीचर का शरीर भी पारदर्शी होने लगा। सिनिचरो ने बच्चों के हाथ पकड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन टीचर को गलतफहमी हुई। उसे लगा कि वह बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। वह तुरंत बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन उसके हाथ से स्कूल का एक पत्र गिर गया। पत्र में लिखा था, बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं, ट्रेन से। सिनिचरो को शक हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन वह स्टेशन पहुंचा। वहां भी कई यात्रियों के शरीर पारदर्शी हो रहे थे। तभी उसे समझ आया, अगले दिन सुबह 7:30 बजे वाली ट्रेन का एक्सीडेंट होगा। वह इसलिए पूरी तरह यकीन में था कि क्योंकि स्कूल के पत्र में लिखा था बच्चे इसी ट्रेन से यात्रा करेंगे। और तभी उसके दिमाग में एक और नाम गूंजा, आओई। वह भी तो रोज इसी ट्रेन से सफर करती है। रात को वह तुरंत आओई के घर गया। उसे सही सलामत देखकर उसके चेहरे पर राहत आई, लेकिन वह जानता था कि खतरा बहुत पास है। आओई, मेरे साथ 3 दिन ट्रिप पर चलो,
उसने कहा। आओई ने पहले तो चुपचाप सोचा, फिर मुस्कुराकर हामी भर दी। शनिचरो का मन हल्का हो गया, लेकिन उसका काम यही खत्म नहीं होता। उसे उन बच्चों को और बाकी यात्रियों को भी बचाना था। उसने स्कूल में फोन करके ट्रिप कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन बिना कोई ठोस वजह बताए स्कूल अथॉरिटी ने मना कर दिया। उस रात शनिचरो अकेले बैठकर एक चिट्ठी लिखता है, एक चिट्ठी जिसमें वो आओई को सब कुछ सच बताना चाहता है। ट्रेन ट्रिप वाली झूठी कहानी से लेकर अपने दिल के गहरे कोनों में छुपे प्यार तक, हर शब्द में उसकी सच्चाई और डर झलक रहा था। लेकिन अगली सुबह सब बदल गया। आओई का मैसेज आया, मेरी कोवर्कर की तबीयत खराब है, मुझे स्टोर जाना पड़ेगा। यह पढ़ते ही शनिचरो का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि यह सीधा सीधा खतरे की तरफ बढ़ना है। वह स्टेशन भागना चाहता था, मगर घर के बाहर पुलिस इंतजार कर रही थी। असल में उस दिन पार्क में जो स्कूल टीचर गलतफहमी में पड़ गई थी, उसने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्यार और जिम्मेदारी उसके डर से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वह पुलिस से बचकर भाग निकला। स्टेशन पहुंचा तो देखा देर हो चुकी थी। आओई पहले ही ट्रेन में सवार हो चुकी थी। हिम्मत न हारते हुए वह एक टैक्सी पकड़कर अगले स्टेशन की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा ट्रैक के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तभी उसे समझ आया यही खतरा है। ऊपर लटकता भारी स्टील स्ट्रक्चर सीधे ट्रेन के डिपो पर गिर सकता है और दर्जनों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। बिना एक पल गवाए उसने एक स्मोक कैंडल जलाकर ट्रेन के सामने खड़े होकर इमरजेंसी सिग्नल दिया। इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे में बैठी आओई ने उसे देखा और ड्राइवर से ट्रेन रोकने की गुहार लगाई। ब्रेक लगते ही भारी स्ट्रक्चर जमीन पर गिर पड़ा, ठीक वहीं जहां कुछ सेकंड बाद ट्रेन गुजरने वाली थी। सबकी जान बच गई, लेकिन शनिचरो वहीं पटरी पर बैठा रहा, थका हुआ, सांसें टूटी हुई। आओई दौड़कर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। वह जान गई थी अपने प्यार और मासूम बच्चों को बचाने के लिए शनिचरो ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके अंतिम संस्कार पर आओई को एक बात पता चली जिसने उसे तोड़ दिया। वह पहली लड़की थी जिसके साथ शनिचरो इतना खुला था, जिसने उसके अकेलेपन में जगह बनाई थी। और फिर सच्चाई सामने आई। वह आओई थी जिसने उस प्लेन क्रैश में मदद के लिए शनिचरो से पुकारा था। लेकिन हादसे के सदमे में शनिचरो को याद ही नहीं था कि उसने कभी उसकी जान बचाई थी। असल में आओई के पास भी फॉर्चूनाज आइज की ताकत थी। वह हमेशा से उस लड़के की खोज कर रही थी जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। पहली बार जब शनिचरो ने दुकान में आओई का हाथ गायब होते देखा और घबरा गया, आओई समझ गई थी यही वह इंसान है। और जब उसने महसूस किया कि उसका खुद का शरीर भी गायब होने लगा है, उसने जानबूझकर ट्रेन का सफर चुना ताकि शनिचरो को बचा सके। लेकिन किस्मत ने करवट ली और शनिचरो ने उसके लिए अपनी जान दे दी। आखिरी सीन में आओई वो चिट्ठी पढ़ रही होती है जिसके हर शब्द में शनिचरो का प्यार सांस ले रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। वह उसके लिए खरीदी गई अंगूठियां पहनती है और एक आखिरी बार महसूस करती है जैसे शनिचरो यहीं उसके पास खड़ा हो। और यहीं यह प्रेम, किस्मत और बलिदान की कहानी अपने भावनात्मक चरम पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी दिल छू लेने वाली कहानी, प्यार, किस्मत और बलिदान का ऐसा सफर जो शायद आप भूल ना पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर मूवी एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।